Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेक वर्टेक्स। वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियोस में हमने HTML की बात की थी। आज की इस वीडियो से हम CSS की तरफ शिफ्ट होंगे, बट उससे पहले अगर आपने HTML इन वन वीडियो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो फ्रेंड्स पहले वो देख लें, बिकॉज CSS को समझने से पहले आपको HTML का थोड़ा बहुत नॉलेज जरूरी है। एंड अगेन आई होप कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा, बिकॉज मैं बेसिक से एडवांस हर चीज को कवर करूंगा। एंड आई होप कि आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे टेक वर्टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया है। मैंने एक लर्न CSS के नेम से एक फोल्डर बनाया है और इसमें एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है। और इस टेक्स्ट फाइल में क्या है, इस टेक्स्ट फाइल में सिंपल CSS का सिलेबस ऐड है और हम इंशाल्लाह इन 3 वीडियोस में CSS को कवर करेंगे। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल प्ले विद CSS है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लेता हूँ और इन टॉपिक्स की लिस्ट देखकर आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक्स हैं और ये 1 वीक की प्रैक्टिस से आप इंशाल्लाह इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो अब हम जल्दी से अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज इंट्रोड्यूस CSS। सिंपल इसको यहाँ से एक्सपैंड करते हैं और इसमें हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली मीन्स ऑफ CSS? बेसिकली CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर हम HTML की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि HTML से हम वेब पेज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि HTML से सिर्फ हम वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं और HTML कभी भी डिजाइनिंग के लिए नहीं बनाई गई थी। बट जब इसमें फ़ॉन्ट एलिमेंट ऐड किया गया जिससे हम टेक्स्ट और थोड़ा बहुत HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते थे, तब CSS को मार्केट में लाया गया और अब CSS से हम एक क्रिएटिव स्टैटिक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि CSS से हम क्या करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो सिंपल, अब आप अगर इस वेब पेज को देखें तो ये एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने 4 टाइप्स की CSS स्टाइल शीट को ऐड किया हुआ है। और अभी जो आपको शो हो रहा है उसमें कोई CSS अप्लाई नहीं है, बट व्हेन आई क्लिक ऑन स्टाइल शीट 1 देन यू सी दिस इज द पावर ऑफ CSS। और जब मैं स्टाइल शीट 2 पर क्लिक करूंगा तो इसका डिजाइन चेंज हो गया है। एंड इसी तरह स्टाइल शीट 3 है और स्टाइल शीट हमारे पास 4 है। डेमो देखने का मतलब ये है कि हम इसी तरह से अपनी वेबसाइट को स्टाइल करना सीखने वाले हैं और आगे चल के हम इससे भी अच्छी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। सो हमने CSS का इंट्रोडक्शन कर लिया है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि CSS क्या है और इसे हम क्यों यूज करेंगे। तो सिंपल, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज सिंटैक्स ऑफ CSS। तो बेसिकली हर लैंग्वेज को लिखने और बोलने का एक तरीका होता है, एज लाइक इंग्लिश, उर्दू, हिंदी एंड मोर लैंग्वेजेस। अगर आपको HTML का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि HTML को हम टैग्स की हेल्प से लिखते थे। एंड सेम इसी तरह CSS को भी लिखने का एक तरीका होता है और CSS को लिखने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज सिलेक्टर एंड सेकंड वन इज डिक्लेरेशन। और इन 2 चीजों के बाद आता है लिखने का तरीका, द वे ऑफ राइटिंग। तो सिंपल, फर्स्टली हम सिलेक्टर लिखते हैं, इसके बाद आपके आते हैं कर्ली ब्रेसेस और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती हैं हमारी डिक्लेरेशंस। तो सबसे पहले ये सिलेक्टर क्या होता है? बेसिकली सिलेक्टर आपका HTML का एलिमेंट होता है जिस पर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक अगर मैंने HTML में एक टैग बनाया H1 विच इज यूज्ड फॉर मेन हेडिंग और मैं चाहता हूं कि इसका कलर रेड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्टर में इस H1 को टारगेट करूंगा और देन कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लूंगा। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन। बेसिकली डिक्लेरेशन और 2 चीजों से कंप्लीट होता है, विच इज प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। मींस कि आपने H1 एलिमेंट का कलर रेड करना है तो सिंपल प्रॉपर्टी में आपका कलर आएगा, इसके बाद कॉलन, देन आपकी वैल्यू आएगी विच इज रेड एंड लास्ट में आएगी सेमी कॉलन और इस H1 का कलर रेड हो जाएगा। आगे हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे, बट अभी के लिए ये सिंटैक्स समझें कि सबसे पहले आपका सिलेक्टर आएगा, देन आपकी डिक्लेरेशंस जिसमें आपकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होगी। नेक्स्ट, हमने सिंटैक्स तो समझ लिया, बट अब इसे अप्लाई कैसे करना है, हाउ वी कैन अटैच CSS विद HTML। सो फर्स्टली मैं यहाँ एक HTML फाइल बनाता हूँ और इस HTML फाइल में मैं इसका बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर एक H1 टैग ऐड कर लेते हैं। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसा आपने देखा कि हमने सिंपल एक H1 टैग ऐड किया जो यहाँ पर अपीयर हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ब्लैक के बजाय रेड हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ CSS को HTML से अटैच करना है और CSS को HTML से लिंक करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वन इज इनलाइन CSS, सेकंड वन इज इंटरनल CSS एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS।
सो फर्स्टली हम एक्सटर्नल सीएसएस को देखते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू स्टाइल डॉट सी एस एस के नेम की एक फाइल क्रिएट करता हूँ और एक फाइल के अंदर अपना सीएसएस कोड लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं इस H1 के कलर को रेड करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं H1 सिलेक्टर का यूज करते हुए कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूंगा और अब इसमें अपनी डिक्लेरेशन ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने बताया था कि दो चीजों की जरूरत होती है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो हमें क्या करना है, हमें इस H1 टैग का कलर रेड करना है। तो सिंपल कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो सिंपल वो आपको सजेशन दे देगा। सिंपल इंटर या टैब प्रेस कर देंगे और यहाँ पर अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, विच इज रेड। बट इसका कलर रेड नहीं हुआ, वो इसलिए बिकॉज हमने इस CSS को HTML से लिंक नहीं किया। सिंपल हम HTML फाइल में आएंगे और इसके हेड एलिमेंट में हम सिंपल लिंक लिखेंगे और VS कोड हमें सजेशंस दे देगा। सिंपल हमने CSS को लिंक करना है तो लिंक कॉलन CSS पर इंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी CSS फाइल अटैच हो गई है। और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट सी एस एस देता है। अगर आपकी फाइल का नेम कोई और है तो आप वो नेम लिखेंगे जो आपने CSS का रखा है। आपने देखा कि हमने जैसे ही अपनी फाइल को लिंक किया तो इस H1 का कलर रेड हो गया है। इसी तरह से इंटरनल CSS में हम इसी HTML फाइल के हेड टैग में एक स्टाइल एलिमेंट बनाते हैं और यहाँ पर भी सेम, फर्स्टली सिलेक्टर विच इज H1, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कलर प्रॉपर्टी, और इस दफा इसकी वैल्यू मैं ब्लू कर देता हूँ। तो ये इसका कलर ब्लू हो गया है। और इनलाइन CSS में हम जिस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, लाइक मैं H1 को स्टाइल करना चाहता हूँ, सिंपल उसी एलिमेंट के ओपनिंग टैग में एक स्टाइल एट्रीब्यूट बनाते हैं और यहाँ पर सिलेक्टर के बजाय सिंपल प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे अब इसका कलर ग्रीन हो गया है। बट हम इनलाइन CSS का यूज बहुत कम करते हैं, बिकॉज अगर हमने बहुत सारे H1 टैग्स बनाने हो और उन सब को कलर रेड करना हो तो हमें सबको स्टाइल एट्रीब्यूट से कलर की प्रॉपर्टी देनी होगी। बट यही काम हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का यूज करके सिर्फ एक H1 सिलेक्टर को कॉल करके उसमें कलर रेड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और हमारे सारे H1 टैग्स को रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। और ज्यादातर हम एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस, एंड जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो हम अपनी गुड प्रैक्टिसेस को अप्लाई करेंगे, इसलिए इनलाइन CSS बहुत ही कम यूज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है CSS सेलेक्टर्स। सेलेक्टर मैंने आपको बताया कि जिस एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई करना हो तो उसको पहले कॉल करना पड़ता है, मींस के पहले सेलेक्टर लिखना पड़ता है। और CSS में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम HTML एलिमेंट्स पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्टली मोस्ट यूजेबल सेलेक्टर आर सिंपल सेलेक्टर्स, जिसमें है एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर सबसे बेसिक सिलेक्टर है जो HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करके उन पर स्टाइलिंग अप्लाई करता है। जैसे हमने H1 एलिमेंट को CSS में कलर की स्टाइलिंग अप्लाई की तो तब हमने H1 सिलेक्टर का यूज किया, मींस कि हमने एलिमेंट के नेम को सिलेक्टर के तौर पर यूज किया। इसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ एलिमेंट ऐड करता हूँ और इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और इसको मैं कलर करना चाहता हूँ पर्पल, तो सिंपल CSS वाली फाइल में जाऊंगा, P एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करूंगा और इसको कलर दे दूंगा पर्पल, और यहाँ पर उस पैराग्राफ का कलर पर्पल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसको स्टेरिक सिंबल से लिखा जाता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मकसद HTML के तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना होता है, मींस कि जब मैंने लिखा यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड इसको कहा कि कलर ग्रीन हो जाए तो HTML के तमाम एलिमेंट्स का कलर ग्रीन हो गया है। अब आप यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स ऐड कर दें सबका टेक्स्ट कलर ग्रीन ही होगा। इसे हम CSS को रीसेट करने के लिए यूज करते हैं और रीसेट कैसे करेंगे वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद होते हैं ID और क्लास सिलेक्टर्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि ID और क्लास क्या होते हैं। बेसिकली ID और क्लास दोनों ही HTML एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। बट ID एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जैसे हर इंसान का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और क्लास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक ग्रुप में जोड़ने के लिए यूज होती है, जैसे कि एक स्कूल में डिफरेंट क्लासेस में स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं, लाइक दो आदमी हैं जिनके ID नंबर हैं आदमी 1 एंड आदमी 2, और इसी तरह एक औरत है जिसका ID नंबर है औरत 1। ये होता है ID, मीन्स के हर एक का ID डिफरेंट है, बेशक वो आदमी हो या औरत। बट जब हम इन्हें किसी ग्रुप में जोड़ते हैं, जैसे आदमी 1 और आदमी 2 को एक ग्रुप दे दिया मैन और औरत 1 को ग्रुप दे दिया वुमेन, तो ये होती हैं क्लासेस।
मीन्स कि अब जब मैं मैन को कॉल करूंगा, मैन क्लास या ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, जैसे आदमी 1 और आदमी 2, ये दोनों कॉल होंगे। बट जब मैं सिर्फ आदमी 1 को कॉल करूंगा तो उसका मतलब होगा कि सिर्फ एक आदमी जिसकी आईडी 1 है वो कॉल होगा। इसी तरह HTML में भी हर एलिमेंट को आईडी और क्लास दे सकते हैं। मैंने एक डिव बनाया जिसको मैंने एक आईडी दी box1 और एक और डिव बनाया जिसको आईडी दी box2। अब ये इनकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं इसमें एक H1 टैग बना लूं और इसमें लिख लेते हैं दिस इज हेडिंग, और एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं जिसमें लॉरम के 15 वर्ड्स ऐड कर लेता हूं। अब अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहूँ तो सिंपल मैं CSS में आकर यहाँ पर आईडी सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, और आईडी सिलेक्टर के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं और जिस आईडी को कॉल करना है उसका नेम लिखते हैं। मैं यहाँ पर आईडी box1 को कॉल करता हूँ और इसको कहते हैं कि अपना बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर लो। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। इसी तरह box2 आईडी को भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पर्पल, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी पर्पल हो गया है। और अब अगर मैं इस डिव को एक क्लास ऐड कर दूं बॉक्स, और सेम इस डिव को भी बॉक्स की क्लास दे दूं, अब आपने देखा कि मैं क्लास मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं, बट आईडी को हम एक एलिमेंट के लिए एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस बॉक्स क्लास को स्टाइल करना चाहता हूं तो सिंपल CSS फाइल में जाकर मैं यहां पर लिखूंगा डॉट और क्लास का नेम। मीन्स के आईडी के लिए हम हैश का यूज करते हैं और क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। अब मैंने लिखा क्लास बॉक्स अपना टेक्स्ट कलर वाइट कर लो, तो यहाँ पर इसके टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। इसी तरीके से हम आईडी और क्लास सिलेक्टर का यूज करके किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। और भी सिलेक्टर्स हैं बट अभी के लिए यही बहुत हैं, बिकॉज ये सिलेक्टर्स हम हर बार यूज करेंगे, और बाकी सिलेक्टर्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम उन्हें कवर करेंगे। CSS सेलेक्टर्स के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कलर प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट HTML के किन पार्ट्स पर कलर अप्लाई किया जा सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है ईच एंड एवरी पार्ट। मीन्स के HTML के किसी भी पार्ट को आप कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, और ऐसी हर चीज जिस पर कलर अप्लाई करना है उस पर कलर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम कैसे किसी भी HTML एलिमेंट पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कलर को HTML एलिमेंट पर अप्लाई करने के कई तरीके हैं। अगर मैं इन हेडिंग एलिमेंट्स का कलर चेंज करना चाहूँ तो सिंपल मैंने हेडिंग एलिमेंट को कॉल करना है और इस पर कलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। अब बारी आती है कलर सजेस्ट करने और लिखने की, कि अब किस तरीके से हम कलर को लिख सकते हैं। पहला तरीका तो बहुत ही बेसिक है जो कि अभी तक हम यूज करते आए हैं, विच इज प्री डिफाइंड कलर नेम। मीन्स के जिन कलर्स के नेम को CSS में सेव किया हुआ है उनके नेम लिख देना, रेड, पर्पल, येलो एक्सेट्रा। दूसरा तरीका है RGB वैल्यूज लिख देना। अगर RGB का नहीं पता तो RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB वैल्यूज में हर कलर के लिए एक रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू होती है जो 0 से 255 तक हो सकती है। जब हम VS कोड में कोई कलर ऐड करते हैं तो इसके साथ उसी कलर का बॉक्स शो हो जाता है, और जब मैं इस पर हॉवर करूंगा तब एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगा जिधर से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर उसी कलर का RGB कोड आ जाएगा, जिसमें पहली वैल्यू रेड की, दूसरी वैल्यू ग्रीन की और तीसरी वैल्यू आपकी ब्लू की है। इसी के साथ आप RGBA का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें A का मतलब अल्फा है, मींस के उस कलर की ओपेसिटी। अगेन व्हेन आई हॉवर ऑन दिस बॉक्स देन ये कलर पैलेट फिर से ओपन होगा, और इसमें जब आप इस बार को मूव करेंगे तो वो आपकी कलर की ओपेसिटी को सेट करेगा, और यहाँ पर RGBA की वैल्यूज शो हो जाएंगी। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में ऐड की जा सकती है। आप हेक्स कोड से भी कलर को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं जो कि 00 से FFF के दरमियान ऐड किए जा सकते हैं। हेक्स कलर कोड हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, हैश FF0000। तो आपके टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। मींस के यहाँ पे जो FF है वो बिल्कुल हाई ओपेसिटी के अंदर रेड की वैल्यू है, तो इसलिए उसका कलर रेड हो गया है। एंड अगेन जब आप इस बॉक्स पर हॉवर करेंगे तो अब ये आपको हेक्स कोड में आपको कलर प्रोवाइड करेगा। सिंपल जो कलर अच्छा लग रहा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कलर को ऐड करने के और भी कई तरीके हैं, बट ये कुछ तरीके हैं जो हर बार यूज होते हैं। अभी आप बस इन्हीं की प्रैक्टिस करें, और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो तब तो और सिंपल है कि बॉक्स पर हॉवर करना है और जो कलर बेहतर लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कलर प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। बेसिकली बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज HTML के एलिमेंट्स पर बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए यूज होती हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, विच वी ऑलरेडी यूज बिफोर।
सो सिंपल बैकग्राउंड कलर किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करता है। अगर मैं इस क्लास बॉक्स के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहूँ तो सिंपल मैं CSS में बॉक्स क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा और इसको प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड कलर और वैल्यू में दे देता हूँ टील। तो यहाँ पर जिधर भी हम बॉक्स क्लास ऐड करेंगे तो उसके बैकग्राउंड का कलर टील हो जाएगा। जैसे मैंने इस डिव से बॉक्स क्लास को हटाया तो इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव हो गया है। और जब मैं अगेन यहाँ पर बॉक्स क्लास को ऐड करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर फिर से टील हो जाएगा। इसी तरह बैकग्राउंड की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट पर बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स क्लास पर एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो जाए तो सिंपल मैं CSS में इस बॉक्स क्लास सिलेक्टर से बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को हटाऊंगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज और वैल्यू में ऐड कर देंगे URL और इन ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स ऐड करके इमेज का URL या पाथ ऐड करना है। सिंपल मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा unsplash.com। इधर से किसी एक इमेज पर क्लिक करूंगा और इसका इमेज लिंक कॉपी कर लूंगा और सिंपल यहाँ URL में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इन दोनों में बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गया है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ बैकग्राउंड इमेज। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड साइज एंड अब बैकग्राउंड के साइज को एडजस्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कवर देन ये इस इमेज को पूरे बैकग्राउंड एरिया पर कवर कर देगा बट इसमें बैकग्राउंड इमेज का कुछ पार्ट बैकग्राउंड एरिया में विजिबल नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेन देन ये इस इमेज को पूरे बैकग्राउंड एरिया में फिट कर देगा। आप डिफरेंस समझे, कवर में वो आपके पूरे बैकग्राउंड के ऊपर पूरा जो बैकग्राउंड एरिया है उस पर कवर कर देगा और जब हम कंटेन लिखेंगे तब वो पूरे बैकग्राउंड एरिया के अंदर इमेज को फिट कर देगा जिसमें इसकी हाइट और विड्थ दोनों ही बैकग्राउंड एरिया के अंदर ही कंप्लीट फिट हो जाएंगी। बट इफ इमेज इज स्मॉल देन वो इमेज रिपीट हो जाएगी जैसे यहाँ पर हमारी इमेज रिपीट हो रही है। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज बैकग्राउंड रिपीट। बेसिकली जब हमारी बैकग्राउंड इमेज हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली रिपीट हो रही हो तो इस इमेज की रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बैकग्राउंड रिपीट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारी इमेज हॉरिजेंटली मींस के एक्स एक्सिस की तरफ रिपीट हो रही है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिंपल यहाँ लिखूंगा नो रिपीट। तो यहाँ पर अब हमारी इमेज रिपीट नहीं हो रही। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा रिपीट एक्स तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की तरफ रिपीट होगी। इसी तरह अगर इस बॉक्स की हाइट ज्यादा हो और इमेज वाई एक्सिस की तरफ रिपीट हो तो तब हम सिंपल नो रिपीट वैल्यू यूज करेंगे और अगर मैं चाहता हूं कि इमेज सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ रिपीट हो देन आप यहाँ पर वैल्यू दे देंगे रिपीट वाई। तो ये इमेज सिर्फ वाई एक्सिस पर ही रिपीट होगी और एक्स एक्सिस में नहीं होगी। अभी के लिए मैं इस बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ और बैकग्राउंड साइज को कवर कर देता हूँ। बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी में हम ज्यादातर कवर वैल्यू का ही यूज करेंगे जिसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज बैकग्राउंड पोजीशन जिससे हम इस इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर देन इस इमेज की पोजीशन सेंटर में हो गई है। यहाँ पर इमेज को आप लेफ्ट पोजीशन भी दे सकते हैं और राइट पोजीशन भी दे सकते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। ये प्रॉपर्टी तमाम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड तो यहाँ पर आप इसमें बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड इमेज का URL, इमेज की रिपीटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और बैकग्राउंड पोजीशन भी इसी एक प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बाद अगला टॉपिक है CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली किसी भी एलिमेंट पर बॉर्डर को स्टाइल करने के लिए यूज होती है। अगर मैं बॉक्स पर लिखूं बॉर्डर देन अब यहाँ पर आपने कुछ वैल्यूज ऐड करनी है। फर्स्ट में आपको बॉर्डर की विड्थ देनी होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 पिक्सल्स। इसके बाद बॉर्डर का स्टाइल आता है। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सॉलिड एंड देन लास्ट में आता है बॉर्डर का कलर रेड। तो यहाँ पर रेड कलर का सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रूव तो इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर डैश्ड, डबल और डॉटेड भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे सॉलिड रहने देता हूँ और ज्यादातर हम सॉलिड बॉर्डर का ही यूज करते हैं। इसके बाद आप किसी एक साइड को भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसके बॉटम पर एक बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो सिंपल मैं यहाँ बॉर्डर के बजाय बॉर्डर बॉटम लिख दूंगा तो यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस के बॉटम पर एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप अपने बॉर्डर पर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके कॉर्नर्स बिल्कुल नोकदार हैं। जब मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी लिखूं और इसमें 20 पिक्सल्स की वैल्यू ऐड कर दूं तो यहाँ पर ये बॉर्डर के कॉर्नर्स पर 20 पिक्सल्स का रेडियस ऐड हो जाएगा।
नेक्स्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी के बाद हमारा अगला टॉपिक है सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी, जो कि हमने ऑलरेडी देख ली है। लाइक अगर मैं इस बॉक्स क्लास के तमाम टेक्स्ट का कलर ब्लू करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसकी वैल्यू में ब्लू ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर बॉक्स क्लास के हर एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि बॉक्स क्लास में हर एलिमेंट का टेक्स्ट सेंटर में शो हो, तो सिंपल टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू में सेंटर लिख देंगे, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसी तरह आप इसको लेफ्ट अलाइनमेंट भी दे सकते हैं और राइट अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे सेंटर में अलाइन कर देता हूं। नेक्स्ट, अब अगर मैं चाहता हूं कि इन हेडिंग्स के नीचे एक अंडरलाइन अप्लाई हो जाए, तो सिंपल पहले मैं H1 एलिमेंट को टारगेट करूंगा और इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा अंडरलाइन। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन अप्लाई हो गई है। अब आप इस अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक स्पेस ऐड करता हूँ और इसे एक स्टाइल देता हूँ डॉटेड, तो इसकी अंडरलाइन का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर ओवरलाइन भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इस पर अंडरलाइन ही ऐड करता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज हम लिंक्स पर भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक एंकर एलिमेंट से एक लिंक क्रिएट करूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इस लिंक के नीचे एक अंडरलाइन शो हो रही है, बट मैं चाहता हूं कि ये अंडरलाइन शो ना हो, तो सिंपल मैं सीएसएस में इस एंकर एलिमेंट को टारगेट करूंगा और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी लिखकर इस पर वैल्यू दे दूंगा नन। तो यहाँ से अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। आप इस लिंक को भी स्टाइल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसके कलर को ऑरेंज कर देता हूँ। इसके अलावा आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं लिखूं अपर केस, तो ये हेडिंग अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप इसको लोअर केस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करूँ और यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड कर दूं लाइक 14 पिक्सल, तो इनके लेटर्स के दरमियान 14 पिक्सल्स की स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप वर्ड स्पेसिंग का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग ऐड होगी। और आप लाइन हाइट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइंस के दरमियान हाइट इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि इन हेडिंग्स पर कोई टेक्स्ट शेडो अप्लाई हो, तो सिंपल आप टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल शेडो की होती है लाइक 1 पिक्सल्स। सेकंड वैल्यू वर्टिकल शेडो की, लाइक इसमें भी मैं 1 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। थर्ड वैल्यू में आपका ब्लर इफेक्ट आता है कि आप कितना ब्लर करना चाहते हैं, लाइक मैं देता हूँ 2 पिक्सल्स। एंड फोर्थ वैल्यू में आप कलर सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट शेडो में क्या होगा, सिंपल फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस के शेडो को शो करेगी। सेकंड वैल्यू में आप वाई एक्सिस शेडो अप्लाई करेंगे। थर्ड वैल्यू उस शेडो को जितना ब्लर करना है उतनी वैल्यू लिख देंगे, और लास्ट में हम कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने फ़ॉन्ट को स्टाइलिश बनाते हैं। लाइक यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पर वीएस कोड ने आपको ये सजेशंस दे दी हैं। इनको कहते हैं वेब सेव फ़ॉन्ट्स। मीन्स के जो फ़ॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वही यहाँ पर शो होंगे। लाइक एक फ़ॉन्ट है कर्सिव, ये हर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। तो यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, बट ऐसा फ़ॉन्ट जो हमारे कंप्यूटर में तो हो बट किसी और के कंप्यूटर में ना हो, तब हम ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स के लिंक को यूज़ कर सकते हैं। वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इन वेब से फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद एक फ़ॉन्ट स्टाइल नेम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम एक फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी ये फ़ॉन्ट नॉर्मल है, बट अगर आप इस फ़ॉन्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, तो सिंपल फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में इटैलिक वैल्यू ऐड कर दें, तो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। अगर आपने दोबारा से नॉर्मल करना है, तो सिंपल यहाँ पर नॉर्मल लिख देंगे। अभी हमने इटैलिक स्टाइल को यूज़ किया, तो क्या हम फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी से फ़ॉन्ट को बोल्ड नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है नहीं, बिकॉज फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए सीएसएस में एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ फ़ॉन्ट वेट, जिसमें आप 100 से 900 तक की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500, तो इसका वेट लाइट हो गया है। इसी तरह जब मैं यहाँ पर लिखूंगा 900, तो इसका वेट बोल्ड हो गया है। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट के मुताबिक अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है जो हम हर बार यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। और इसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ 10 पिक्सल्स, तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। इसी तरह आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 50 पिक्सल्स, तो इसका साइज़ अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये थी हमारी कुछ फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीएसएस ओपेसिटी प्रॉपर्टी। जैसे मैंने पहले बताया, ओपेसिटी किसी भी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करती है। लाइक अगर मैं इस बॉक्स में ओपेसिटी प्रॉपर्टी ऐड करूं
और इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दूं, आप यहाँ पर 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं देता हूँ 0.4, तो इस बॉक्स क्लास के तमाम एलिमेंट्स की ओपेसिटी कम हो गई है। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को हाई और लो कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बाद है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट कंसेप्ट विच इज अंडरस्टैंडिंग सीएसएस बॉक्स मॉडल। इस कंसेप्ट को आपने बहुत ही गौर से समझना है। बेसिकली जब भी हम कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं तो उसमें हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, लाइक हेडिंग एलिमेंट्स, पैराग्राफ एलिमेंट्स, डिव एलिमेंट्स एंड एक्सेट्रा। लाइक अगर मैंने यहाँ पर एक हेडिंग एलिमेंट लिया है तो हमारी नज़र में ये एक हेडिंग है और ये पैराग्राफ और ये एक लिंक है। बट CSS HTML के एलिमेंट्स को एक बॉक्स कंसीडर करता है। लाइक अगर आप इस इमेज को देखें तो ये एक हेडिंग एलिमेंट की इमेज है, बट CSS इसको कुछ इस तरह का बॉक्स कंसीडर करता है। और यही रूल HTML के हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है। इसलिए इस कंसेप्ट को आपने बहुत ही गौर से समझना है। अब ये एक बॉक्स है और CSS कहता है कि इस बॉक्स में ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो है इसमें आपका कंटेंट होता है। लाइक यहाँ पर जैसे हेडिंग एलिमेंट में लिखा गया कोई कंटेंट या फिर टेक्स्ट वगैरह, इस कंटेंट के बाहर होती है आपकी पैडिंग। मींस कि आप इसे स्पेसिंग समझ सकते हैं और इस स्पेसिंग के बाद हमारा बॉर्डर आता है। मींस कि जब हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे तो वो पैडिंग के बाहर अप्लाई हो रहा था। एंड फिर बॉर्डर के बाद आपकी एक और स्पेसिंग आती है जिसे कहते हैं मार्जिन, जो कि आपके HTML एलिमेंट्स के बाहर अप्लाई होती है। अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो डिव्स हैं जिनको हमने बॉक्स की क्लास दी हुई है। सिंपल, अगर मैं इस बॉक्स क्लास को एक बॉर्डर अप्लाई करूं लाइक 5 पिक्सल सॉलिड रेड, सिंपल यहाँ पर इन दोनों में बॉर्डर अप्लाई हो गया है। मींस के कंटेंट के बाहर हमारा बॉर्डर अप्लाई होता है और कंटेंट बॉर्डर के अंदर रहता है। बट हमारी पैडिंग कहाँ है वो तो नज़र नहीं आ रही। बेसिकली पैडिंग हमारी हाइड स्पेसिंग होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ और इस बॉक्स को पैडिंग दे दूँ 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पर बॉर्डर के अंदर कुछ स्पेसिंग ऐड हो गई है। आप इस पैडिंग को चारों साइड से डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पैडिंग में एक वैल्यू ऐड करते हैं तो CSS उसे चारों साइड्स पर अप्लाई कर देती है। बट व्हेन आई यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच साइड, तो वो कैसे देंगे? इसके लिए आप एक क्लॉक को अपने माइंड में रखें और क्लॉक वाइज मूव करें। लाइक फर्स्ट वैल्यू होगी टॉप के लिए, सेकंड वैल्यू होगी राइट साइड के लिए, इसी तरह थर्ड वैल्यू में आपकी बॉटम साइड पर पैडिंग अप्लाई होगी और फोर्थ वैल्यू में आपकी लेफ्ट साइड पर पैडिंग अप्लाई होगी। तो यहाँ पर ये हर साइड से हमें डिफरेंट वैल्यूज शो हो रही हैं। इसी तरह बॉर्डर के बाहर भी आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं जिसे हम मार्जिन कहते हैं। सिंपल, मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसमें भी आप उसी तरह वैल्यूज दे सकते हैं लाइक 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आपके बॉक्स एलिमेंट के बाद 20 पिक्सल्स की मार्जिन चारों साइड्स पर अप्लाई हो गई है। आप इसे भी हर साइड के लिए डिफरेंट दे सकते हैं। और ये दोनों बॉक्सेस पहले आपस में जुड़े हुए थे बट अब इनके दरमियान भी स्पेसिंग ऐड हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार अगेन वीडियो को रिवर्स करके देख लें और प्रैक्टिस करें। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट जब आप कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमने CSS के फंडामेंटल्स को सीख लिया है। आई होप कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, जाएं और VS कोड को ओपन करें और हर एक प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करें। जिधर से समझ ना आए उधर से वीडियो को अगेन देख लें। अगले ट्यूटोरियल में हम इससे एडवांस चीज़ों को सीख रहे होंगे बट उससे पहले आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये आपके CSS की बेस है। और जब हम बड़े प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे तो ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों को ही यूज़ कर रहे होंगे। एंड अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड enjoyed इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।